देखिए अब हम द प्लेन पे आ चुके हैं। नंबर 1, अब आप समरी के तौर पर देखिए, बहुत सारी बातें ना करके। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन ax by cz plus d is equal to 0, where abc coefficient of x y z are drs of a normal a line which is perpendicular on plane and member and all members lie on it, जो भी उसमें लाई करेगा। नंबर 2, normal form of a plane is lx my nz is equal to p, where l m n be the dcs of normal and p is the perpendicular distance from 0 0 0 origin. Yeah. Number 3, distance of any point x1 y1 z1 from ax by cz plus d is equal to 0 is a into x1 b into y1 c into z1 plus d upon में under root a square b square and c square. Number 4, intercept form of plane, that is x upon a, y upon b, z upon c is equal to 1, where a, b, c are intercept cut by plane, long x-axis, y-axis, z-axis respectively. इसके अलावा इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू, यही समरी आपको रिवीजन में भी इस्तेमाल करनी है। x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। तो एक तरीका है नंबर 1 कि आप सबसे पहले तीनों पॉइंटों को चेक करें कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं। इफ इज इक्वल टू 0, there are infinite number of planes which passes through these 3 points. Infinite number of planes which passes through these 3 points. And if determinant not equal to 0, then तब जाइए आप plane is ये डायरेक्ट फॉर्मूला है x minus x1 y minus y1 z minus z1 x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 x3 minus x1 y3 minus y1 एंड z3 minus z1 एक्सपेंड और आपका प्लेन आ गया। अगर कहीं पर सिर्फ एक पॉइंट दिया हो, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू x1 y1 z1, तो प्लेन की इक्वेशन ये है। डायरेक्ट लिखिएगा एंड इट
इट मतलब प्लेन परपेंडिकुलर। मान लीजिए ये दो प्लेन हैं जिन पर परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन में आप देखिए देन a इंटू A2 b इंटू B2 c इंटू C2 इज इक्वल टू 0, a इंटू A3 b इंटू B3 c इंटू C3 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड और थर्ड से बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप ABC फाइंड कर सकते हैं। जो भी यहाँ वैल्यू आएगी इजिकल टू के मान लीजिए, आप यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे और आंसर आ जाएगा। ए कैसे आएगा? बी और सी को क्रॉस करके, B2 C3 एंड C2 B3। ए कैसे आएगा? सी और ए को क्रॉस करके, C2 A3 A2 C3। सी कैसे आएगा? ए और बी को क्रॉस करके, A2 B3 B2 A3। दैट्स ऑल, निकल जाए। फिर है सर इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू दो प्लेन के इंटरसेक्शन से, ये वर्ड दिखेगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। अब वो दो प्लेन्स कैसे हैं, क्या है, वो तो आपको बराबर जीरो कर लीजिए और आप ऐसा लिख लीजिए, बी प्लस लैम्डा क्यूब इक्वल टू जीरो। बस आपको लैम्डा फाइंड करना है, बस आपको लैम्डा फाइंड करना है। और लैम्डा फाइंड करने के लिए न्यूमेरिकल में कंडीशन गिवन, कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी। क्या पता किसी पॉइंट से होकर जा रहा हूँ, क्या पता किसी के पैरेलल है, लाइन के या प्लेन के परपेंडिकुलर है, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी हो सकता है। वो देखने का विषय है। जब दो प्लेन दिए हों और उनके बीच का एंगल, ये दो प्लेन है, इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो फाइंड करने के लिए आपको मात्र A1 A2 B1 B2 C1 C2 उसमें से देखना है और आपको ये मल्टीप्लिकेशन कर देना है। पूछने के लिए बहुत सारी बातें हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्या है, वो क्या है, वो भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको समय नहीं हो रहा है तो कम से कम ये दिया है, ये करना है, इसी फंडे पे चल दीजिए। क्यों करते हैं, क्या होता है, कैसे आता है, अगर ये समय नहीं भी है वैसे तो बाद में पूछिए। मान लीजिए अगर एक प्लेन और एक लाइन हो, उनके बीच का एंगल कह दें, यहाँ ध्यान रखिएगा cos 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला वही दिखेगा। और माइंड में बिल्कुल छापा मार दीजिए, वजह क्या है वो आप पूछ सकते हैं, मैंने बताई भी है। फिर भी आपको डाउट आता है तो आप पूछिए कि ऐसा क्यों। पर जो लोग समय कम देते हैं, खाली उन्हें इतना पता है ये दिया है, ये दिया है, ये करना, ऐसे लोग भी हैं। हाँ, अगर दोनों लाइनें गिवन है, उनके बीच का एंगल, तो वो हम पहले भी कर चुके हैं। इससे पहला टॉपिक था कि दो लाइनें अगर गिवन है, उनके बीच का अगर एंगल निकालना है, मान लो इस तरह से, तो उस जगह पर भी cos थीटा ही आएगा, 90 माइनस थीटा नहीं। A1 A2 B1 B2 C1 C2 अंडर रूट में cos थीटा ये होता है DCS के मल्टीप्लाई का सम, ये है cos थीटा। तो ये DRS है, उनसे DCS निकाल के वही चीज है। तो ये भी आपको ध्यान देने लायक चीज। इसके अलावा बहुत सारी बातें हमने डिस्कशन में ली कल, चीजें आई। जैसे एक चीज आई, अगर दो सिमेट्रिकल लाइन है
और हम कहें कि ये कोप्लेनर है, ऐसी दूसरा भी है, तो हम क्या तरीका अपनाएंगे? तो वर्किंग पर फोकस करें। कल बताया था, कई सारी चीजें इसमें आती गई, हम लिखते गए। और इमेज पॉइंट, जैसे किसी पॉइंट का किसी प्लेन में, किसी पॉइंट का किसी प्लेन में इमेज पॉइंट, इमेज पॉइंट की क्या सोच है वो सोचिए। अगर आपका पॉइंट ये है, प्लेन यहाँ पर ये है, तो इमेज पॉइंट यहाँ है, और जहां पर ये बीच वाला हिस्सा है, ये मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है? इस लाइन का। और ये परपेंडिकुलर है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इन बातों पर ध्यान दीजिए। बार बार सुन लेंगे, देख लेंगे तो कुछ नहीं होना। इन बातों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और अगर दो प्लेन गिवन है और उनके बीच का डिस्टेंस पूछा गया, तो बेस्ट तरीका है, दोनों की ओरिजिन से दूरी निकालिए, और निकालने के बाद दोनों के डिफरेंस को फाइंड कर लीजिए। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स आप फाइंड। तो कई सारी चीजें नोट्स में लिख दी गई हैं जो कल तक थी। आज अगर हम जाएंगे जहां से हम कल रुके थे, हमने कहा था द प्लेन। अब ये 12th लेवल की बात क्यों चल रही है? क्योंकि वेक्टर फॉर्म भी आपके यहाँ है। एक तो कार्टेशियन फॉर्म है, और एक आपके लिए वेक्टर फॉर्म है। तो जो इक्वेशन आप देख रहे थे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, तो गौर करें वेक्टर फॉर्म में कुछ इस प्रकार है, आर डॉट एन इज इक्वल टू डी एंड आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। एक तरह से आप कह सकते हैं ये जो है ये नॉर्मल फॉर्म है। एन कैप का मतलब हो गया कि आप डीसीएस का इस्तेमाल करें, और एन का मतलब हो गया कि आप डीआरएस का इस्तेमाल करें। सेम चीज इस जगह पर नोट करें, आर इज द पोजिशन वेक्टर। नॉर्मली जब भी आप आर को लेंगे, अननोन एक्स आई वाई जे जेड के लेंगे, और एन जो है आपके लिए नॉर्मल वेक्टर है। एन इज अ नॉर्मल वेक्टर। कौन होता है नॉर्मल वेक्टर? विच इज परपेंडिकुलर ऑन सरफेस ऑन प्लेन। तो आपके लिए वेक्टर फॉर्म ये है सर, आर डॉट एन इज इक्वल टू डी। अगर एन की वैल्यू ए आई बी जे सी के हो, तो ये बन के आती है प्लेन की इक्वेशन। ये कार्टेशियन और ये पहली चीज। ओके, फिर अगर आप गौर करें, इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर फॉर्म की बात कर रहा हूं, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ऐसा लिखते थे ना, x1 y1 z1, जिसका पोजीशन वेक्टर वो है x1 i y1 j z1 k। गौर करें उसका फॉर्मूला ये है। अगर इसी चीज को आप वैसे याद करो तो ऐसा लिखते थे आप, फिर ध्यान दीजिए वेक्टर फॉर्म में, अगर तीन पॉइंटों से होकर प्लेन जा रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, एक का बी है, एक का सी, तो फॉर्मूला ये है आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस। और याद करो इसी चीज को आप ऐसे लिखते थे, एक्स माइनस एक्स वन पार्टीशन में, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, एंड जेड थ्री माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। ये वही चीज है।
3 पॉइंट दिए हैं तो कार्टेशियन फॉर्म ये है, 3 पॉइंट दिए हैं तो वेक्टर फॉर्म ये है। रिजल्ट दोनों से सेम आने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला, ये ध्यान रखें। कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। इसी प्रकार अगर हम बात करें प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन, दो प्लेन गिवन है, P इज इक्वल टू 0 एंड Q इज इक्वल टू 0, इनका इंटरसेक्टिंग प्लेन P प्लस लैम्डा Q है। बस वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, R डॉट N1 इज इक्वल टू D1, R डॉट N2 इज इक्वल टू D2, ये गिवन है। और आपको अब अगर इनका इंटरसेक्टिंग निकालना है इस जगह पर, तो करना इसमें भी वही काम पड़ता है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, बस अंदाजे बयां अलग है। ये तो हम लोग इसे छाप कर खुश हो जाते हैं, जबकि वही चीज हम यहाँ करते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दो लाइंस, अभी हमने कहा था कि अगर कोप्लेनर है, तो हमने फॉर्मूला जो मेंशन किया था कि अगर दो लाइन कोप्लेनर है तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, यहाँ पर a1 b1 c1, यहाँ पर a2 b2 c2 इजिकल टू में 0 आना चाहिए। लेकिन यही चीज वेक्टर फॉर्म में अगर देखो, ये लाइन की इक्वेशन है, तो कंडीशन फॉर कोप्लेनर फॉर्मूला ये है a2 माइनस a1, देखो ये लाइन है a2 माइनस डॉट b1 क्रॉस b2, ये है b1 क्रॉस b2। और आपको पता है a डॉट b क्रॉस c को हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, जिसमें वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ a, कोफिशिएंट ऑफ b एंड कोफिशिएंट ऑफ c। देखो a2 माइनस a1 का कोफिशिएंट ये रहा, b1 का कोफिशिएंट ये रहा, और b2 का कोफिशिएंट ये रहा, वही चीज। फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, उनको सोचना है, अगर ये काम करने में कामयाब रहे तो काम हो जाएगा। अब दो प्लेन गिवन है वेक्टर फॉर्म में, वो कहता है इनके बीच का एंगल निकालो, कोई दिक्कत नहीं, ये है नॉर्मल। इनके बीच का अगर एंगल निकालना है तो n1 डॉट n2 अपॉन में मॉड्यूल n1 n2, ये आपके लिए फॉर्मूला बनेगा जो है, और पूरे होल का मॉडल। दैट्स ऑल, खत्म। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो जाहिर सी बात है n1 पैरेलल टू n2 होगा। मतलब n1 अगर मान लो a1i b1j c1k है, और n2 इज इक्वल टू a2i b2j c2k है, तो पैरेलल के लिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। और अगर परपेंडिकुलर है तो n1 भी परपेंडिकुलर होगा n2 के, प्लेन परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होगा, सीधी सी बात। अगर ये दो प्लेन आपको जो दिए गए हैं, अगर ये पैरेलल है तो ये, और परपेंडिकुलर है तो ये। थोड़ा सा अगर आप दिमाग में कार्टेशियन को फॉलोअप में ले लें तो चीजें इजी बन जाएंगी, कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं। जैसे फॉर्मूला दिया गया है कि आपके पास r डॉट n इज इक्वल टू डी प्लेन है, और किसी पॉइंट P से, जिसका पोजीशन वेक्टर मान लो आपने मान लिया a, किसी पॉइंट P से इसकी दूरी निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फॉर्मूला है a डॉट n माइनस डी अपॉन में मॉड्यूल n। यही काम हम नॉर्मल भी करते थे, और आज हम इस फॉर्मूले के साथ काम कर रहे हैं, a डॉट n माइनस डी अपॉन में मॉड n। हम क्या करते थे, a x b y
सी जेड डी इज इक्वल टू 0। तो गौर करिएगा, इस जगह पर ABC जो दिख रहा है आपको, वो n की वैल्यू है, AIBJCK। और किसी पॉइंट से अगर डिस्टेंस निकालना है तो A इंटू x1, B इंटू y1, C इंटू z1। गौर करें, यही वैल्यू A डॉट n है। अगर आप इन दोनों को डॉट करें, यही आएगा, वो यहाँ लिखा जाए। -d लिखते हैं इसकी वजह से, और ये d क्या होगा कह नहीं सकते, प्लस माइनस, इसलिए मॉड्यूल बता। और अपॉन में देखो मॉड n, क्योंकि अपॉन में आता है फॉर्मूले में a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर। तो देखिए मॉड n का स्क्वायर, मॉड n है, मॉड n यही होगा। तो फॉर्मूले को मैच करें। अगर प्लेन गिवन है और उसकी डिस्टेंस पूछी जाए तो फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला रट लिया, वैल्यू रख दी, काम खत्म। ए कहाँ से आएगा, n क्या होगा, d क्या होगा, वो न्यूमेरिकल बताएगा आपको, है ना। मैंने कल को मान लो आपको दे दिया r डॉट 2i प्लस 3j प्लस k इज इक्वल टू 4, और मैंने कहा फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 1। तो आप कहोगे इस तरह से, r इज इक्वल टू, अगर आप लिखना चाहते हो, n डॉट a माइनस d अपॉन में मॉड n। सबसे पहला प्रश्न है कौन है n, ये है n। फिर दूसरा प्रश्न है कौन है a, आप कहोगे इस पॉइंट से i प्लस 2j प्लस k। फिर आप निकालोगे मॉड n, वो आएगा आपके लिए 14। फिर निकालोगे a डॉट n, वो आएगा आपके लिए 9। यहाँ रखोगे 9 माइनस डी, डी की वैल्यू कितनी है 4, और अपॉन में आप रखोगे अंडर रूट 14। ये आ गया आपके लिए डिस्टेंस। इस सोच के साथ काम करना है। तो हमने प्लेन के बारे में ये सारी बातें अगर लिखी है, नोट्स को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक एक चीज यहाँ पर मेंशन है। ये रहा, देखिए धीरे धीरे करके अगर आप इसको देखते हैं तो आपको एक एक फॉर्मूला यहाँ दिया गया है। इसे लिखने में समय खर्च किया गया है। क्यों किया गया है, जब तक फॉर्मूले नहीं पता लगेंगे, कहाँ क्या लगना है, कैसा होना है, तब तक आप काम कैसे कर सकते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म को भी समझिए, जिसमें हमने बहुत समय दिया है, और वेक्टर फॉर्म तो खैर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। ये रहा, एंगल बिटवीन टू प्लेन, इन पे समय खर्च करिए, न्यूमेरिकल पे डायरेक्ट मत जाइए। अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, उनके बीच का एंगल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो, किसी पॉइंट से किसी प्लेन की दूरी ये निकाली हुई है, देखो। अगर एक लाइन है और एक प्लेन है तो उनके बीच का एंगल ध्यान से देखो। इस बात को यहां से समझ सकते हो आप कि लाइन और प्लेन के बीच अगर एंगल थीटा है तो नॉर्मल और लाइन के बीच एंगल 90 माइनस थीटा होगा। बिकॉज काम तो नॉर्मली करता है, प्लेन कुछ नहीं करता न्यूमेरिकली, क्योंकि एबीसी जो होते हैं वो नॉर्मल के डीआरएस होते हैं, प्लेन के डीआरएस नहीं होते। अगर लाइन और प्लेन गिवन हो तो कार्टेशियन फॉर्म देखो, ये है। मैंने बार बार लिखा है प्लेन के नॉर्मल को दिमाग में रखें, मतलब जो चीज सोच रहे हो प्लेन के बारे में, तो प्लेन हमेशा नॉर्मल के बिहाफ पर सोचिए। अब यहां से देखो न्यूमेरिकल शुरू होते हैं। मैंने क्या किया है, 11.2 और 11.3 के जो भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल थे उनको आपकी बुक से किया है। कोई कहे जी क्यों किया, वो तो ऑलरेडी वहां सॉल्व थे। वहां कुछ एक तो तरीका क्या है कि वेक्टर फॉर्म नहीं पूछी गई है तब भी वेक्टर में किया गया। दूसरी बात यह है कि कई तरीके से चीजें हो सकती थी लेकिन फिक्स है, इसीलिए ये एग्जाम्पल जो दिख रहे हैं मैंने एनसीईआरटी लिख दिया। और सबसे बढ़िया तरीका है कि सबसे पहले सवाल आपके सामने हो तब सॉल्यूशन देखें। कई बच्चे करते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन 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 देखते हैं, क्वेश्चन का पता ही नहीं लग रहा। तो क्वेश्चन को पढ़ना, उसको समझना आना चाहिए। ये बात सबसे पहले ध्यान में रख के काम करनी। यहां से हमारे एग्जाम्पल शुरू होते हैं।
1/1। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे इसके आगे।